Hello friends, this is Ashish Bhogna. Welcome in my YouTube channel Easy Learning. In our previous video, we discussed about strain and types of strain. Now in this video, we are going to discuss about Hooke's law and elastic constants. अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो प्रीवियस वीडियो देख ले ऑन स्ट्रेन्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तभी आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे. नाउ स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. हुक्स लॉ को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को समझना जरूरी है. जैसे कि देखिए, जब भी किसी बॉडी पे स्ट्रेस इंड्यूस होता है तो स्ट्रेस इंड्यूस होने के बाद उसमें कुछ डिफॉर्मेशंस आती हैं और उन डिफॉर्मेशंस को हम स्ट्रेन्स कहते हैं. अब देखिए, अगर वो जो स्ट्रेन है वो लोड को रिमूव करने पे डिसअपियर हो जाए तो ऐसी स्ट्रेन को इलास्टिक स्ट्रेन कहा जाता है. यानी कि आपने लोड अप्लाई किया, डिफॉर्मेशन आई, और अगर आपने लोड को हटाया, रिमूव कर दिया, तो डिफॉर्मेशन डिसअपियर हो गई. तो ऐसी स्ट्रेन को कहा जाता है इलास्टिक स्ट्रेन. और इस तरह की बॉडीज को जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर ले आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, तो इस तरह की बॉडीज को कहा जाता है इलास्टिक बॉडी. जिन बॉडीज में स्ट्रेन्स एग्जिस्ट करे आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि फोर्स को हटा भी दिया गया है बट फिर भी आपकी जो स्ट्रेन है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसी बॉडी को कहा जाता है प्लास्टिक बॉडी. अब देखिए, कोई भी बॉडी है उसके लिए फोर्स की एक लिमिटिंग वैल्यू होगी, यानी कि फोर्स की एक वैल्यू होगी जहां तक उसमें जो डिफॉर्मेशन आ रही है वो टोटली डिसअपियर्स हो सकती है ऑन द रिमूवल ऑफ लोड. यानी कि फोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बॉडी क्या हो सकती है, इलास्टिक हो सकती है. अगेन इसको हम समझ लेते हैं. कोई भी बॉडी है, उसमें आप फोर्स लगा रहे हैं और वो डिफॉर्म हो रही है, तो एक फोर्स के पर्टिकुलर वैल्यू तक क्या होगा, आपने उस फोर्स को रिमूव किया और बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आई थी वो कंप्लीटली और टोटली डिसअपियर हो जाएंगी. तो ये जो फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है, इसको कहा जाता है उस बॉडी की इलास्टिक लिमिट. यानी कि जिस लोड तक वो इलास्टिक रह सकती है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसे उस बॉडी की इलास्टिक लिमिट कहा जाता है. ओके, अब हम हुक्स लॉ समझ लेते हैं. हुक्स लॉ क्या होता है? ये साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया कि विद इन इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली वैरी करता है. मीन्स Hooke's law states that within elastic limit, stress varies directly as strain. इसको अगर हम मैथमेटिकली समझें तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और वी कैन से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट. यानी कि किसी भी मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. और ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल के लिए क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी. नाउ इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए, इलास्टिक कांस्टेंट्स आर यूज्ड टू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. किसी भी ऑब्जेक्ट जिसमें लोड एक्ट कर रहा है, लोड एक्ट करने की वजह से उसमें स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है और स्ट्रेन इंड्यूस हो रही है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए इलास्टिक कांस्टेंट्स का यूज होता है. अब ये जो इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं इनका यूज हम
स्ट्रेन को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने के लिए भी करते हैं, यानी कि इलास्टिक कांस्टेंट्स आर आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन स्ट्रेन थ्योरेटिकली। आपको स्ट्रेन थ्योरेटिकली निकालना है तो वहां पर भी इलास्टिक कांस्टेंट्स यूज होंगे। इलास्टिक बिहेवियर के बेसिस पे जो हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल्स एंड एनिसोट्रॉपिक मटेरियल्स में। I'm रिपीटिंग अगेन, इलास्टिक बिहेवियर के बेसिस पे हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल्स एंड अनिसोट्रॉपिक मटेरियल्स में। जो आपके आइसोट्रॉपिक मटेरियल होते हैं उनके लिए जो इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं वो 4 होते हैं, यानी कि 4, जिनमें से 2 इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ वी हैव 2 इलास्टिक कांस्टेंट्स आउट ऑफ 4 वी कैन कैलकुलेट अदर 2, यानी कि 4 में से अगर 2 हमारे को पता है तो 2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। In strength of material, we always consider a material homogeneous and isotropic. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कोई भी मटेरियल को हम डिस्कस कर रहे होंगे, उस पर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, कोई डिजाइन हम कर रहे होंगे किसी कंपोनेंट को, तो उस मटेरियल को हम आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस कंसिडर करते हैं। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम मटेरियल को कंसिडर करेंगे सिर्फ आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस। इसके अलावा मैंने आपको जो 2 तरह के मटेरियल्स और बताए, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल और अनिसोट्रॉपिक मटेरियल, इन मटेरियल्स को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। अब देखिए आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता क्या है। तो अ मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रॉपिक मटेरियल when it exhibits same elastic properties in any direction at a given point। यानी कि वो मटेरियल जो किसी गिवन पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में एक ही इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करे, सिमिलर इलास्टिक प्रॉपर्टीज को शो करे, उसे कहा जाएगा आइसोट्रॉपिक मटेरियल। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। तो ये लेट सपोज हमारे पास कोई मटेरियल है, इसमें डिफरेंट पॉइंट मैंने लिए हैं, जैसे इसको आप पॉइंट 1 कह सकते हैं, इसको पॉइंट 2 कह सकते हैं, इसको पॉइंट 3 कह सकते हैं। तो आप देखिए पॉइंट 1 पे किसी भी डायरेक्शन में जो आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो E1 है। सिमिलरली 2 पे इन एनी डायरेक्शन इलास्टिक प्रॉपर्टी इज सेम एज E2 एंड इन थर्ड पॉइंट इट इज E3। यानी कि किसी भी गिवन पॉइंट पे जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी डायरेक्शन में वो सेम है। क्लियर? तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होगा? आइसोट्रॉपिक वो मटेरियल है जिसमें किसी गिवन पॉइंट पे इन एनी डायरेक्शन आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है? सेम रहे। होमोजीनियस मटेरियल किसे कहते हैं? A material is said to be a homogeneous material when it exhibits same elastic properties at any point in a given direction। यानी कि किसी गिवन डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। डायरेक्शन के साथ आपकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होंगी, बट एक डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट पे प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका एक पॉइंट हमने ले लिया 1, इस पॉइंट को मान लीजिए 2, इस पॉइंट को मान लीजिए 3। तो आप देख सकते हैं 1 पे इस डायरेक्शन में E1 है, तो 2 पे भी सेम डायरेक्शन में E1 है। सिमिलरली 3 पे भी इस डायरेक्शन में E1 है। यानी कि पॉइंट्स चेंज हुए बट सेम डायरेक्शन में इलास्टिक जो प्रॉपर्टी है, इलास्टिक जो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज
नहीं हो रही है। डायरेक्शन के साथ चेंज है, यानी कि एक पॉइंट पे अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में देखें तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स की, बट इन अ सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट इलास्टिक कांस्टेंट्स और इलास्टिक बिहेवियर इज सेम। तो डिफरेंस क्या है आइसोट्रॉपिक में और होमोजीनियस में? आइसोट्रॉपिक मटेरियल में आपका पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं है। अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो इस डायरेक्शन में भी E2 है, इस डायरेक्शन में भी E2 है और इस डायरेक्शन में भी E2 है। इस पॉइंट पे देखें तो इस डायरेक्शन में E3, इस डायरेक्शन में E3, इस डायरेक्शन में E3, यानी कि पॉइंट के साथ स्पेस के साथ वैल्यू चेंज हो रही है, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन एवरी डायरेक्शन देयर इज सेम वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आइसोट्रॉपिक मटेरियल और होमोजीनियस मटेरियल। नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस। अब देखिए, आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए हमने कहा 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, तो उसमें पहला जो है दैट इज यंग्स मॉडुलस। नाउ व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? इट इज द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस हो सकता है, या कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन आपका यंग्स मॉडुलस होगा। किससे इसको डिनोट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। इट इज सेम एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि यंग्स मॉडुलस को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला इसका देखें तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आप या तो स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस ले लीजिए, अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस ले रहे हैं तो स्ट्रेन आपको टेंसाइल स्ट्रेन लेनी है, और अगर आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपको स्ट्रेन भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन लेनी है। तो सिंपली यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। Modulus of rigidity is defined as the ratio of shear stress to shear strain। तो जैसे कि जो यंग्स मॉडुलस था वो रेशियो था टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, उसी तरह से जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन का रेशियो है। इसको हम डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी या कैपिटल एन और कैपिटल जी से, यानी कि सी, एन और जी किसी भी अल्फाबेट से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन जनरल ज्यादातर जो बुक्स में रिप्रेजेंट किया हुआ होता है वो सी या जी से रिप्रेजेंट किया होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अगर आप कहीं पे देखते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो वो क्या है? वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ही है। फॉर्मूला इसका देख लें तो सी, एन और जी, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस टाउ अपॉन शेयर स्ट्रेन। नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि अगर हमारे पास कोई क्यूब है, सॉलिड क्यूब, तो उसकी सभी फेसेस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रही है उसको अगर हम डिवाइड करें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से तो वी विल हैव बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर हम इसको फॉर्मूले में देखना चाहें तो बल्क मॉडुलस होता है के इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिग्मा एन अपॉन ई वी। सिग्मा एन इज नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस आपकी टेंसाइल हो सकती है या कॉम्प्रेसिव हो सकती है,
and volumetric strain is change in volume upon original volume. Now ये जो सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स हमने डिस्कस किए, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो, शेयर मॉडुलस हो या बल्क मॉडुलस हो, इन सबकी जो यूनिट है वो क्या है? पास्कल। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, और स्ट्रेन यूनिटलेस है, आपको पता ही है। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? स्ट्रेस की यूनिट होती है पास्कल। तो इसीलिए यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस की यूनिट भी क्या हो जाएगी? पास्कल। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट है आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पॉइजन्स रेशियो एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फोर इलास्टिक कांस्टेंट्स, यानी कि ई, जी, के एंड म्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।